गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आई थिंक 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे और मैंने आपको बताया था कि अब अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए थे हम लोगों ने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं इसमें चलिए फिफ्थ वाला अभी बता देता हूँ। आगे एक दो क्वेश्चन और भी लेंगे एज से रिलेटेड, वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 की ही बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है हमसे। देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज़ 6 टाइम्स एज शोबोज प्रेजेंट एज। मतलब क्या कि एक लड़का है जिसका नाम है शोबो। ठीक है, उसकी मदर की जो एज है, ठीक है, वो शोबो की एज की 6 टाइम है। मतलब क्या कि अगर शोबो के एज को हम मान ले को, जैसे सपोज दैट अगर हम मान लो शोबो की एज को 2 मान लेते हैं, तो उसकी मदर की एज जो होगी वो क्या हो जाएगी, 6 टाइम हो जाएगी। किसके, शोबो की एज की। मतलब 6 2 जा 12, मतलब उसके मदर की एज 12 हो जाएगी अगर हम शोबो की एज 2 मानते हैं तो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब अब से 5 साल बाद। ठीक है, तो अब से 5 साल बाद मतलब शोबो की जो एज है वो अब से 5 साल बाद, जैसे मैंने कहा शोबो की प्रेजेंट एज 2 है, तो अब से 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आप 5 ऐड कर दोगे उसमें, आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो आपसे 5 साल बाद ये तो फिलहाल मैंने माना अपनी तरफ से, इसको नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, शोबो की जो एज है अब से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, जितना भी आप उसका एज मानेंगे उसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, उसका एज तो पता चल जाएगा, उसकी एज में 5 ऐड कर देंगे। आगे कह रहा है क्या, विल बी, वो हो जाएगी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मतलब उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट माने आज की एज जो हम मानेंगे अभी आगे चल के, तो उसकी प्रेजेंट एज का 1/3 जब आप कर देंगे तो वो शोभा की एज हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको चलिए करके देख लेते हैं कैसे होगा ये। और उनके प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज मतलब शोभो और उसकी मदर के प्रेजेंट एज बताना है। तो आपको इतना तो पता ही चल गया कि हमें किसकी एज माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम शोबो की एज मानते तो उसके मदर की एज तुरंत पता चल जाएगी। कैसे, उसका 6 टाइम करने से। तो वही हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, चलिए हम ले लेते हैं, लेट शोबोज शोबोज क्या, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज लेनी है ना। शोबो की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं हम, एक्स ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, देन तब उसकी मदर की एज, मदर की एज कितनी हो जाएगी भाई, 6 टाइम हो जाएगी उसके प्रेजेंट एज की, तो 6x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हमसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब डायरेक्ट लिखते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अब से 5 साल बाद, अभी फ़िलहाल शोबो की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, शोबो की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है ना, तो अब से 5 साल बाद मतलब क्या, x+5, 5 साल बाद शोबो की एज x+5 हो जाएगी ना। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो शोबो की 5 साल बाद एज है x+5, ये इक्वल हो जाती है, किसके इक्वल हो जाती है, 1/3, 1/3 के। लेकिन किसके 1/3 के, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो उसके मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 6x है ना, तो ये उसके मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाता है। यही है आपका स्टेटमेंट जो कह रहा था हमसे। इसी को सॉल्व करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा x+5 इज इक्वल टू 1/3, ऑफ माने मल्टीप्लाई होता है आप जानते ही, ये हो जाएगा 6x, 3 से कटे करेंगे, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा x+5 इज इक्वल टू 2x। इस x को इधर भेज देंगे, जब माइनस में आ जाएगा तो इसको इधर कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ से हटा देता हूँ इसे। चलिए, तो ये आ जाएगा इधर आपका 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो x इक्वल टू 5 आ गया, और x हमने किसकी एज मानी थी, शोबो की। देन क्या लिखेंगे आप, शोबोज प्रेजेंट एज।
शोभोज प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा भाई? एंड हर मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 इंटू क्या कर देंगे आप, 6 कर देंगे, क्योंकि 6 टाइम था ना उसके प्रेजेंट एज का, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 ईयर्स आ जाएगा आपका। ठीक है, बस ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है हमसे कि देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरीके का प्लॉट है। ठीक है, रिजर्व फॉर अ स्कूल, मतलब उसको एक स्कूल बनाने के लिए रिजर्व करके रखा गया है। कहाँ? इन मोहल्ली विलेज, एक मोहल्ली जगह है वहाँ पर। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट और इन द रेशियो 11:4, ये चाहिए, रेशियो का क्वेश्चन है। तो लेंथ और ब्रेथ, मतलब लेंथ ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है, मान लेंगे हम, और ब्रेथ ये है आपका। ठीक है, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को बी से डिनोट कर देते हैं अगर। तो ये हमें लेंथ और ब्रेथ ना दे करके ये रेशियो दिया हुआ है उसका। तो आपको पता, अगर रेशियो दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एक किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। तो चलिए आगे अभी किया जाएगा, पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। मतलब क्या कि वो जो विलेज पंचायत है वो उस गांव की जो ज़मीन है, मतलब ये जो मौली स्कूल बनाने के लिए, उसको वो फेंस करवाना चाहती है। फेंस मतलब उसकी चारों तरफ दीवार खड़ी करवाना चाहती है। ठीक है, तो उसके लिए जो है 75,000 रुपीज़ विलेज पंचायत को लगते हैं। तो ये 75,000 कैसे लगेंगे, इसका कुछ वो होगा ना, रेशियो होगा ना कि किस हिसाब से पैसे लग रहे हैं। तो वो पता करने पे पता चला कि 100 रुपीज़ पर मीटर, मतलब अगर 1 मीटर दीवार खड़ी की जा रही है, ठीक है, तो उसके जो भी लेबर वेबर हैं, जो उसका पूरा कॉस्ट है वो 100 मीटर आ रहा है, सॉरी 100 रुपीज़ आ रहा है। मतलब कि अगर 1 मीटर दीवार आप खड़ी करवाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ लगेंगे। और यहाँ पे हमें कह रहा है कि ये टोटल 75,000 रुपीज़ लगे हैं। तो सीधी सी बात है, टोटल 75,000 लगे हैं, इसी को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कितना मीटर लंबी दीवार हमें खड़ी करनी है। ठीक है, और उसके बाद से फिर उसी हिसाब से फिर हम क्या कर लेंगे, अपने लेंथ और ब्रेथ को निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे करता है इसको देखते हैं। पहले तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हाँ ठीक है। तो सबसे पहला तो हमें, क्योंकि ये लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिया है, तो पहले लेंथ और ब्रेथ पता कर लेते हैं। तो लेट द लेंथ लेंथ ऑफ द क्या, लेंथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 11 है ना, हाँ 11x हो जाएगा। एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमें अब लेंथ हम कह सकते हैं। ठीक है ना, एंड क्या, ब्रेथ ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 4x। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ आपका क्लियर हो गया, 11x और 4x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है लेंथ और ब्रेथ पता है, और उससे दीवार, जैसे ये आपका ये स्कूल था तो इसके चारों तरफ दीवार खड़ी करनी थी ना, हाँ। तो चारों तरफ दीवार का मतलब चारों तरफ से घेरना, और चारों तरफ से घेरने को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसको क्या बोलेंगे हम, पेरीमीटर बोलेंगे ना इसका। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ पता है, देन पेरीमीटर निकाल लेते हैं हम, क्या दिक्कत है। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट कितना हो जाएगा, 2 × L+B, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यही होता है ना, 2 × L+B। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 × L के प्लेस पे क्या है 11x, और प्लस b के प्लेस पे क्या है 4x। तो ये आ जाएगा 2 × 11 + 4 15x, या फिर 30x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 30x। ठीक है, तो इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लीजिए। क्यों, क्योंकि अभी हमें इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी पेरीमीटर की। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारा जो पेरीमीटर आया है वो 30x आया है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब 1 मीटर दीवार खड़ा करने में कितना रुपया लग रहा है, फेंसिंग 1 मीटर,
फेंसिंग 1 मीटर इक्वल टू कितना है भाई, 1 मीटर दीवार खड़ा करने में 100 रुपये लग रहा है ना, हाँ 100 रुपये। और टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट जो है आपका कितना है, 75,000 रुपीज़। टोटल कॉस्ट आपका 75,000 है, ठीक है। तो हमें अगर मान लो पता करना है कि वो कितना है उसका एरिया पूरा, तो क्या करेंगे फिर, 75 को 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देन तो एरिया नहीं, सॉरी, उसको पेरीमीटर बोलेंगे कि पेरीमीटर कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देन पेरीमीटर क्या लिखेंगे हम, ओह शिट, कहाँ क्या लिखेंगे, देन पेरीमीटर। पेरीमीटर पता करने के लिए क्या करेंगे हम, 75,000 जो है उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से। मैंने पहले बताया था आपको, ये 00 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा, 750 मीटर। तो अब यहाँ पे देखिए 750 मीटर, ये तो पेरीमीटर एक्चुअली में आ गया, लेकिन हमने जो पेरीमीटर निकाला था इससे पहले जो माना था इक्वेशन फर्स्ट, उसमें कितना पेरीमीटर आया था हमारा, 30x आया था ना। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो पेरीमीटर था 30x था, और यहाँ पे जो पेरीमीटर निकाला गया है अभी हमने निकाला है वो 750 आ रहा है, इसका मतलब 30x 750 के बराबर है फिर, ठीक है। तो बस अगर ये बराबर है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 750 अपॉन 30, ये ज़ीरो इससे कट गया, इसे कट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। सो तब क्या क्या, अब लेंथ पता करना है, तो देन लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी आपकी भाई 75 इंटू कितना करेंगे, 11 करेंगे, 25 कर रहा हूँ सॉरी, 25 इंटू 11 करेंगे ना, क्योंकि लेंथ को हमने 11x माना था ना। तो x की वैल्यू 25 रखेंगे इंटू 11, तो ये आ जाएगा 275। और फिर ब्रेथ पता करना है अगर, तो ब्रेथ के हमने क्या माना था, 4x माना था ना। तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 4 इंटू 25, क्योंकि x की वैल्यू 25 है, तो यह आ जाएगा आपका 100 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये थोड़ा सा अपने टाइप का है, अलग टाइप का है क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉफिट लॉस इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानना होगा आपको, हालांकि आप 7th क्लास में पढ़ करके आए हैं, ठीक है। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ, बाकी बहुत अच्छे से इसको हम आगे, एक चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, उसमें हम और भी कई फार्मूलाज़ के बारे में और इन सब के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन एक लड़का है, या एक एक्चुअली लड़का ना करके दुकानदार है कह सकते हैं, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कपड़े ख़रीदता है, ठीक है। और कैसे ख़रीदता है, इसमें दिया हुआ है कि शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। मतलब वो शर्ट के जो कपड़े ख़रीदता है वो 50 रुपये मीटर ख़रीदता है, ₹50 पर मीटर, ठीक है। मतलब 1 मीटर पर कपड़ा लेता है किसका, शर्ट का, तो 50 रुपये लगते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे क्या है, अगर वो ट्राउज़र के कपड़े लेता है तो उसको ₹90 पर मीटर लगता है। ट्राउज़र के लिए कितना लगता है, ₹90, ठीक है। तो उसके बाद में फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, और क्वेश्चन कहाँ है, और नीचे है क्वेश्चन, यहाँ रहा। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। इसका मतलब ये हो गया कि जब वो शर्ट जो है, शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़े खरीदता है, मतलब एक शर्ट है तो उसके लिए 3 मीटर कपड़े लग रहे हैं, तो उसी के साथ साथ वो 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा ले रहा है। मतलब अगर एक बच्चे को शर्ट और ट्राउज़र दोनों देनी है, क्योंकि पैंट और शर्ट दोनों पहनेंगे ना आप, तो 3 मीटर कपड़ा लग रहा है शर्ट में और 2 मीटर लग रहा है ट्राउज़र के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ मान लो अगर 2 शर्ट मतलब 2 सेट कपड़े बनाने होंगे तो एक बार फिर 3 मीटर लेगा और फिर 2 मीटर लेगा। अगर 3 सेट कपड़े बनाने होंगे तो फिर 3 मीटर शर्ट के लिए, 2 मीटर इसके लिए लेगा, ट्राउज़र के लिए। तो कहने का मतलब ये ऐसे ही रेशियो में बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो वैल्यू दी है ये रेशियो में दी हुई है। किस रेशियो में, 3:2, जहाँ 3 मीटर शर्ट का हो जाएगा, 2 मीटर आपका ट्राउज़र का हो जाएगा। अब इसमें जितना आपको शर्ट बनाना हो उतने से मल्टीप्लाई, मान लीजिए 10 सेट बनाना तो 10 से गुणा कर दीजिए आप,
तब 10 सेट कपड़े आपको 10 सेट कपड़ा कितने में जो है कितने मीटर में हो जाएगा ये पता चल जाएगा। 10 से यहाँ गुणा करेंगे 30 आएगा, 10 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 20, मतलब शर्ट के लिए 30 मीटर और ट्राउज़र के लिए 20 मीटर, अगर आपको 10 सेट कपड़े बनाने हैं तो। फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो कितना बनाना ये तो आगे पता चलेगा। तो ये समझ में आ गया ना कि 3 मीटर आप शर्ट के लिए लेना है आपको और 2 मीटर लेना है ट्राउज़र के लिए, ठीक है। आगे ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसका मतलब वो कपड़े खरीद लिया और उसने शर्ट और पैंट बना भी ली है, ठीक है। अब बनाने के बाद वो उसे सेल करता है, बेचता है, तो वो जो शर्ट है, ठीक है ना, शर्ट पे वो 12% का प्रॉफिट लेता है। 12% का प्रॉफिट मतलब कि मान लो अगर शर्ट को बनाने में उसको 100 रुपये लग गए होंगे, एक शर्ट को बनाने में कितने रुपए लगे होंगे, अगर 100 रुपये, तो वो उसको 112 रुपये में बेचेगा। कितने रुपए में? 112 रुपये में। क्यों? क्योंकि 100 रुपये तो उसका कॉस्ट है, क्योंकि इतने में तो उसने शर्ट बनाया ही है, प्लस 12 रुपये उस पर वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए 12% है, तो 100 रुपये का 12% 12 रुपये ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं 100 रुपये मान करके बता रहा हूँ, आगे इसमें क्वेश्चन में कितना होगा ये तो आगे पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे उसने शर्ट पे जो है 12% का क्या लिया, प्रॉफिट लिया, ठीक है। और ऐसे ही ट्राउज़र पे वो 10% का प्रॉफिट ले रहा है। कितना परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है यहाँ पे? 10% का, देखिए दिया हुआ है, ट्राउज़र के लिए 10 और शर्ट के लिए 12। चलिए ये भी समझ में आ गया हमको, आगे चलते हैं। हिज टोटल सेल इज़ 36,600। इसका मतलब वो ये कह रहा है भाई कि उसने टोटल जो है शर्ट और ट्राउज़र जो बेचे हैं, उसको टोटल जो बेचने पे कितना रुपए मिले हैं, 36,600। ये कितना, 36,600 रुपये है। इस 36,600 में उसने शर्ट भी बेचा है, ठीक है ना, क्या बेचा है, शर्ट भी बेचा है और ट्राउज़र भी बेचा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना, हाउ मच, एक मिनट, हाँ, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि उसने कितना ट्राउज़र के लिए कपड़ा खरीदा। चलिए भाई, समझाने में इतना समय लग गया, ठीक है। हाँ, हालांकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको ध्यान से समझेंगे आप। तो आपको ट्राउज़र के लिए कितना कपड़ा लगा ये बताना है। तो इसके पहले आपको ये मैं बता दूं, हल्का सा ध्यान दिला दूं कि CPSP क्या होता है। हम जब किसी मटेरियल कोई किसी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं जितने रुपए में, उसको हम बोलते हैं CP। CP माने C फॉर होता है कॉस्ट और P फॉर होता है प्राइस। तो CP इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और उसी चीज़ को मान लो खरीद लिया हमने, खरीदने के बाद जब हम बेचते हैं तो बेचने के लिए एक हो जाएगा ये क्या, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में बोलेंगे SP, ठीक है। अब अगर सिंपल सी बात है, हमने मान लो 100 रुपये में ख़रीदा है और उसको कितना 110 में बेच दे रहे हैं, तो हमें फ़ायदा होगा ना। तो जो फ़ायदा होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP। SP ये देखो 110 है, उसमें से CP को हम घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब मान लो उल्टा हो गया, अगर हमने 110 रुपये में ख़रीदा है और 100 ही रुपये में बेच दे रहे हैं, तो ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेच रहे हैं तो घाटा हो जाएगा। घाटा है मतलब उसको होता है लॉस। लॉस होता है CP माइनस SP, ठीक है। ये कुछ पुराने फार्मूले जो आपने 7th में पढ़े होंगे, शायद अब आपको याद आ रहा होगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। CP क्या है, SP क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ठीक है। ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट होता है आपका, क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मतलब कि वही, अगर आपको परसेंट में पता करना हो, जैसे अभी तो हमने देखा था 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अगर ये पता करना हो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है। और ऐसे ही लॉस जो हो रहा था, अगर हमें लॉस तो रुपए में पता चलेगा कि 10 रुपये का, लेकिन कोई पूछे कितने परसेंट लॉस हुआ है तो उसको हम बोलते हैं लॉस परसेंट। इसका भी प्रॉफिट परसेंट का भी फार्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100%। और लॉस के लिए यही थोड़ा सा बदल जाता है, प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100%। हालांकि इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इस फार्मूले की, ठीक है, वैसे मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, आगे काम करेगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हो गया। जिस फार्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। वो आपको ज़रूरत पड़ेगी SP, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस पता करना है ना। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस दिया टोटल सेल, तो ये पता करना पड़ेगा आपको। तो आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो SP इज़ इक्वल टू, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस क्या, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा, CP। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, इस फार्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
जिसमें क्या होगा, हमको सेलिंग प्राइस पता करना होगा कब, जब हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हो और सीपी दिया हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब उसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे दिया हुआ था ना क्वेश्चन में कि उसने, ये ध्यान से देख लेते हैं एक बार, दो टाइप के कपड़े खरीदे हैं, एक शर्ट का और एक ट्राउज़र का। शर्ट का जो कीमत है वो 50 रुपये है, शर्ट की कीमत कितनी है 50 रुपये पर मीटर है, और ट्राउज़र की 90 रुपये पर मीटर है। तो इसी को हम नोट करेंगे ध्यान से, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए इसको क्या लिखेंगे फिर हम। चलिए ले लेते हैं यह अपना कि शर्ट और ट्राउज़र, अच्छा ठीक है, 3 मीटर शर्ट के कपड़े वो खरीद रहा था और 2 मीटर ट्राउज़र के कपड़े खरीद रहा था। मैंने बताया था कि ये रेशियो में दिया है, तो चलिए पहले वही लिख देते हैं। तो लेट द रेशियो ऑफ क्या, शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल, कितना हो जाएगा भाई। शर्ट 3 मीटर खरीद रहा था और ट्राउज़र 2 ही मीटर खरीद रहा था, तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 3:2। तो आपको पता अगर रेशियो दिया है तो हम वैल्यू भी तो पता कर सकते हैं। देन शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, शर्ट मटेरियल इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 3x, एक्स से मान लो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एंड ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा, ट्राउज़र मटेरियल इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 2x, ठीक है। ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो चलिए अब कॉस्ट पता कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल। एक्चुअली कॉस्ट की जगह आप इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा करके टोटल कॉस्ट लिख लीजिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। तो टोटल कॉस्ट कैसे पता करेंगे, टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, आपको पता है शर्ट जो है वो कितने में लिया था उसने, शर्ट 50 रुपये पर मीटर लिया था ना, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट पता करने के लिए क्या करेंगे, 50 इंटू क्या कर देंगे, आपका शर्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना था 3x था ना, तो 50 इंटू 3x, यह आ जाएगा आपका 150x, ठीक है। कितना आ जाएगा 150x। ऐसे ही टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ट्राउज़र कितना खरीद रहे हैं हम, ये 2x हम ट्राउज़र खरीद रहे हैं, और इस 2x को ख़रीदने में कितने रुपए लग रहे हैं पर मीटर का, इसका 90 रुपीज़ है ना, हाँ 90 है। तो 90 इंटू 2x, तो ये कितना आ जाएगा भाई 180x, कितना आ जाएगा 180x। मतलब कि शर्ट का जो कीमत हो जाएगा वो 150x होगा, और ट्राउज़र की जो कीमत होगी वो कितनी होगी 180x होगी, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए शर्ट का और ट्राउज़र का हमें कीमत पता चल चुका है, 150x है और 180x है। अब इससे आगे चलते हैं, हमसे वो कह रहा था कि वो 12% प्रॉफिट लेकर के उनको बेच रहा है ना, ठीक है। तो चलिए हम भी एसपी पता कर लेते हैं शर्ट का। अभी तो हमने कीमत पता की थी, अब उसको बेच रहे हैं, तो शर्ट को कैसे बेचेंगे, तो एसपी ऑफ शर्ट, शर्ट की एसपी क्या हो जाएगी भाई, फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो तब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 12% है, आपने पढ़ा है, अपॉन 100 इंटू CP। तो CP किसका, क्योंकि शर्ट का लिख रहे हैं तो शर्ट की CP लेंगे, तो शर्ट की CP कितनी आई है 150 आई है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, तो 150x, ठीक है। आप ये इससे पहले आप वीडियो को बैक कर लीजिएगा तो देखिएगा उसमें शर्ट की CP हम लोगों ने 150x निकाली थी। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 112 अपॉन ये हो जाएगा 100 इंटू 150x, ये ज़ीरो इससे काट देंगे, फिर 10 से इसे काटेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। 1.5 में 112 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये तकरीबन आ जाएगा आपका 168x, कितना आ जाएगा 168x। मतलब शर्ट की एसपी आ गई आपकी कितनी 168x, ठीक है। सेम ऐसे ही एसपी ऑफ ट्राउज़र निकाल लेंगे आप, एसपी ऑफ ट्राउज़र, और डायरेक्ट इसको कर लीजिएगा, कितना है भाई ट्राउज़र के लिए 100
प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रोडक्ट में तो 10% का प्रॉफिट ले रहा था वो, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह 10/100 इंटू CP ऑफ ट्राउज़र। ट्राउज़र की CP हम लोगों ने कितना निकाला था, 180 रुपये निकाला था ना, 180x सॉरी। तब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये 110/100 इंटू कितना है 180x, तो ये ज़ीरो इससे एक ज़ीरो कट जाएगा, एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, बेसिकली 18 इंटू 11, तो ये आ जाएगा भाई आपका 198x। कितना आएगा 198x। अब ध्यान रखिएगा इसको दोनों चीज़ों को, क्या कि इसकी SP आ जाएगी किसकी, ट्राउज़र की 198x, और शर्ट की SP कितनी आ जाएगी 168x। ठीक है, चलिए तो दोनों की SP हमको पता चल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फटाफट आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, हमसे क्वेश्चन कह रहा था भाई कि जब हम शर्ट और ट्राउज़र दोनों को बेच रहे हैं तो हमें कितना रुपए मिल रहा है 36,600। तो बस अब क्वेश्चन ख़त्म हमारा। हमने शर्ट जो है वो कितने में बेचा है 168x रुपीज़ में बेचा है, प्लस ट्राउज़र कितने में बेचा है 198x रुपीज़ में बेचा है, और इन दोनों को बेचने पर कितना रुपए हमको मिला, इतना रुपए मिला हमको 36,600। तो बस अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 8 16 और 9 प्लस 15 प्लस 1 16 और ये 2 प्लस 1 3, 366x इज इक्वल टू आ जाएगा 366 और 00 है ये इतना रुपीज़ ना, रुपीज़ नहीं लिखेंगे चलिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई आपका 366 अपॉन 366, कट करेंगे सीधा सीधा 100 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 100। तो हमसे क्या पूछा था, हमें हमसे ये पूछा था ना कि ट्राउज़र कितना, ट्राउज़र का कितना मटेरियल, तो ट्राउज़र कितना था, ट्राउज़र आई थिंक 2x था ना, तो देन ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा, देन ट्राउज़र मटेरियल इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख लेंगे 100, तो आ जाएगा आपका 200 मीटर। मतलब उसने 200 मीटर ट्राउज़र के लिए कपड़ा खरीदा। अगर यही शर्ट के लिए पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 300 आ जाता। फिलहाल शर्ट का पूछा नहीं तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि उसने ट्राउज़र जो है वो 200 मीटर कपड़े खरीदे ट्राउज़र के लिए, ठीक। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या 8 9 10, तो देखिए 9 10 तो एज से रिलेटेड है, तो ये तो कतई मैं नहीं बता रहा, ये तो आप ही करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें भी एक एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बताया और 2.2 में भी 1-2 क्वेश्चन और बताया था मैंने। तो 9 10 आप करिएगा। 8 चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ताकि फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जल्दी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 8, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ज़रा देखते हैं। हमसे कह रहा है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब क्या कि एक डियर, डियर माने जानते हैं ना हिरन, तो हिरन का एक झुंड है जो कि क्या कर रहा है फील्ड में ग्रेज कर रहा है, माने घास चर रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं, उसका हाफ आधा घास चर रहा है, ठीक है ना। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और बाकी जो बचे आधे, भाई सिंपल सी बात है, आधे अगर घास चरे तो आधे बचे, तो उन आधों का, बाकी जो आधे बचे हुए हैं उनका 3/4 मतलब 3/4 जो है उन आधों का, वो प्लेइंग नियर बाई मतलब वो पास में खेल रहा है, ठीक है। एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बाकी लास्ट में 9 और बच गए। कितने बच गए 9 और बच गए। वो 9 जो है वो पॉन्ड के पास, मतलब एक तालाब है, वहाँ पे पानी पी रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो टोटल डियर कितने हैं, हर्ड मतलब उस झुंड में कितने डियर हैं, हिरन हैं, आपको यही बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। सिंपल सी बात है, अगर हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डियर, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर टोटल नंबर ऑफ डियर कितना x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे क्या क्या कह रहा है फटाफट देखते हैं जरा सा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आधे जो है, आधे मतलब x/2, ये क्या कर रहे हैं, आधे जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में। तो चलिए आधे हो गए, प्लस आधे बचे हैं, मतलब x/2 ये आधा हो गया, तो इसका आधा x/2 यही बचा है, क्योंकि भाई आपको पता है x/2 और प्लस x/2 इन दोनों का जब आप जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x/2 और 2 2 कट जाएगा, x मानी ये पूरा का पूरा x आ गया, और हमने पूरा डियर x ही तो माना था, तो ये आधा आधा जोड़ेंगे तो एक पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था थोड़ा सा, ठीक है।
तो ये x/2 प्लस x/2, ठीक है। तो एक मिनट, अच्छा, तो x/2 ये जो है ये आधे क्या कर रहे हैं, ये तो ग्रेज कर रहे हैं। अब प्लस आधे जो है x/2 इसका 3/4 मतलब 3/4 ऑफ x/2, ये क्या कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं। और साथ ही साथ 9 और बचे हुए हैं, तो बाकी जो बचे 9 वो क्या कर रहे हैं, वो पॉन्ड में पानी पी रहे हैं। और इन सबको जब आप मिलाते हो, ये टोटल, अब ये कितने हो गए, ये टोटल डियर हो गए। तो टोटल डियर कितने हैं आपके, x है ना, तो ये हो गया इक्वल टू x। इसी स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लीजिएगा, बस यही एक है आपका क्या, कि देखिए आधे खेल रहे थे तो आधे को हम लोगों ने यहाँ खिला दिया, प्लस आधे में से जो 3/4 थे वो क्या कर रहे थे, ग्रेज कर रहे थे, तो आधे का 3/4 ले लिया। अब बाकी जो 9 बचे वो पानी पी रहे थे, तो बाकी 9 यहाँ होगा। और इन सबको ऐड करेंगे जब, तो ये टोटल नंबर ऑफ डियर क्या हो जाएगा आपका, x। अब बस इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे हम x/2 प्लस 3/4 ऑफ माने होता है मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा x/2 और प्लस 9 इज इक्वल टू x। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा x/2 प्लस 2 और 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 3x और प्लस 9 इज इक्वल टू आपका x। तो और अलग कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो x/2 और ये 3x/8, तो मतलब 8 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 2 का एलसीएम आपको पता है 8 होता है, क्या क्या आ जाएगा यहाँ, इधर 8 है और इधर नीचे 2 है, तो 2 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x, और इसके नीचे 8 तो ऑलरेडी है, तो ये 3x रहेगा ही रहेगा आपको, तो 3x, तो 4x प्लस 3x और ये प्लस 9 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है हमारा x है, तो ये हो जाएगा x। तो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x/8 और प्लस 9 इज इक्वल टू x। अब ऐसा करिए, इसको इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, x एक तरफ कर लेते हैं ताकि सॉल्व हो जाए हमारा। तो ये जो आएगा x इधर पहले से ही है आपका, है ना, और ये जो इधर जब जाएगा तो किस में बन जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा -7x/8 और इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ 8 जब एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 8x - 7x, यही होगा ना, 8x - 7x इक्वल टू 9। अब देखिए 8 में से 7 जब घटाएंगे, अच्छा इसके अपॉन 8 भी है, ये जो 8 एलसीएम लेंगे, एक मिनट, ये 8 जो ये वाला 8 है, इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये नीचे भी तो आएगा। तो ये जो 8 है वो इस पूरे 8x और 7x के अपॉन होगा, अपॉन 8। तो इस 8 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 में आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर दोबारा से मैं लिख देता हूँ, चलिए कन्फ्यूजन ना हो, ताकि ये आ जाएगा आपका 8x - 7x अपॉन 8 इक्वल टू 9, ऐसे होगा ना। तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 72 हो जाएगा। तो और ऊपर यहाँ 8x - 7x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, केवल 8 में से 7 घटाएंगे तो, और ये आ जाएगा 72, 8 9 या 72, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72, और x मैंने क्या माना था, x हमने माना था टोटल नंबर ऑफ डियर ना, हाँ। तो चलिए फिर यही आंसर आ गया आपका। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल टू 72, बस यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। 9 10 जैसा मैंने आपको बताया कि आप खुद से लगाएंगे, तो एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के बारे में बात करेंगे, ठीक, ओके।